अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं सरज़मीन टीवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारी मेहमान हैं वो ना सिर्फ एडवोकेट हैं, सीनियर सियासतदान हैं, तज्ज़िया निगार हैं और आपकी तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि आपने पाकिस्तान की सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा किया है और ना सिर्फ सियासत बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे बढ़ाने में भी अपना एक मिसबत किरदार अदा किया है। जी हाँ, मेरी मुराद है मुसद्दिक हुसैन असद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका सियासी सफ़र कैसे रहा है और आपने पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे बढ़ाने में किस तरह अपना किरदार अदा करते रहे और आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा? सियासत का जैसे पूछते हैं कि आगाज़ कब किया, आगाज़ तो मैंने बहुत पहले किया जब आई वॉज स्टूडेंट। जी जी। पहली दफ़ा जो पकड़ा गया था आई वॉज क्लास 10th में था, मुझे यहाँ का मार्शल आर्ट था। सही सही। मेरे बाजू में हथकड़ी नहीं आती थी, उन्होंने यहाँ लगाई थी मुझे। और उसके बाद वहाँ जब मैं जेल गया तो वहाँ कोई अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे एजुकेट किया। सही। बाहर आके मैंने मुख्तलिफ स्टडी सर्कल्स में तभी पढ़ता रहा लोगों से, सीनियर जो थे। और उसके बाद प्रैक्टिकल तौर पे मैंने NSF में चला गया। NSF से फारिग हुआ तो कौमी आज़ादी महराज मोहम्मद ख़ान साहब थे, पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर जो अब दुनिया में नहीं है, जी जी। उनके साथ काम किया। पंजाब का मैं सदर था। फिर जब ज़ियाउल्लाह की मार्शल लॉ आ गई तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो गई और उसका नाम MRD रखा गया, तरीक़े बहाली जमहूरियत। उसका मैं पंजाब का जॉइंट सेक्रेटरी था, राव रशीद साहब सेक्रेटरी थे। हम दोनों ने पंजाब को चलाया, पूरे पंजाब को ऑर्गेनाइज़ किया और ज़ियाउल्लाह के दौर में जितने ज़रूरत से हुए उसको हमने ऑर्गेनाइज़ भी किया और स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया कि इस तरफ आएँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से कनाडा में मुकीम हैं। अब आपको क्या ऐसी वजह हुई या पाकिस्तान की मोहब्बत आपको यहाँ पे पाकिस्तान खींच लाई? तो इस हवाले से भी कुछ आगाह कीजिएगा और साथ ये भी बताइएगा कि आपने सियासत के बड़े कड़े दौर भी देखे हैं और मौजूदा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है सियासत की और जो है हमारी जमहूरियत की, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपने 5-6 सवाल इकट्ठे कर दिए। जी जी। सबसे पहले तो ये है कि मैं पाकिस्तान से यहाँ जब आता हूँ तो अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए आता हूँ। सही। दूसरा ये है कि मैं क्या सवाल था, क्या महसूस करता हूँ, क्यों आता हूँ? जी जी। मुल्क की मोहब्बत के लिए आता हूँ, दोस्तों यारों के मिलने के आता हूँ, लिए आता हूँ। बच्चे मेरे वहीं हैं। अगर आप देखें कि वो ऐसा मुल्क है जहाँ जो मेहनत करते हैं आप, उसका पूरा आपको सिला मिलता है। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता, आपको कोई प्लाट पटवारी नहीं ले जाता, आपकी कोई तनख्वाह नहीं मार जाता। उसमें ये असूल परस्ती है। लेकिन यहाँ जहाँ कोई असूल नहीं है, वहाँ दोस्तों की पुरानी दोस्ती में खलूस है जो हमें खींच लाता है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत हिस्सा लिया, काफ़ी तकलीफ़ें सही, लेकिन इसलिए सही कि अपना मुल्क था और अपने मुल्क के लिए करके खुशी होती है। वहाँ भी मैं जाके या पिछले दिनों में UNO में वुमेन राइट्स कमीशन के सामने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान में जो कुछ आजकल हो रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया और वहाँ के अखबारों ने अच्छी सुर्खी दी हमारे प्रोग्राम को। वो UNO में मैंने काम जो स्टार्ट किया था वो UNO में किया था एज ए इंटरप्रेटर। मैं तर्जुमा करता था, ट्रांसलेटर था। तो उसके बाद उसी में मैंने जाके रेफ्यूजी बोर्ड में काम किया, जहाँ लोग जाके रेफ्यूजी डिक्लेयर करते हैं अपने आप को। जी जी। तो इसलिए मेरा वहाँ जो एक्सपीरियंस था, वहाँ से पैसे कमा के मैं बिज़नेस में बनाया। बिज़नेस मेरे पास मैकडोनल्ड भी रहा, मेरे पास सबवे भी रहे, 7-Eleven स्टोर भी रहे। नाउ आई एम रिटायर्ड पर्सन, जस्ट पेंशन आती है उसमें एंजॉय करता हूँ। लेकिन यह है कि पाकिस्तान आता हूँ, पैसे वैसे खर्च करके जाता हूँ। सही। मुल्क में सियासत का मैंने आपसे आखिर में पूछा था कि सियासत को, अब मौजूदा सियासत को किस नज़र से देखते हैं आप? एक बात सुने, सियासत जो है अगर कोई भी तालिब इल्म जो सियासत का है जी, तो शायद वो भी नहीं जानता होगा कि इस मुल्क में सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं है, आमरीत है। पाकिस्तान में जब सिकंदर मिर्जा जो फौजी था उससे इक़्तिदार अयूब खान ने छीन लिया था, उसके बाद पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई नहीं है।
हमेशा फौज ने अपना हिस्सा रखा और अपनी मर्जी के बंदों को आगे लेके आई। सही। अगर आप कहें कि भुट्टो के दौर में जमहूरियत थी, नहीं, भुट्टो ने इलेक्शन जीता था, मुल्क टूटा था, तो भुट्टो मुल्क से बाहर बैठा होता, उसको भी फौज ने ही बनाया था, वो खुद नहीं आया था। और आकर वो डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना था, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, क्योंकि मार्शल लगी थी उस वक्त। उसके बाद आप बेनज़ीर भी एक एग्रीमेंट के तहत आई थी। बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, अगर पाकिस्तान में कोई बंदा आया इसने वेलफेयर का काम किया, वो इनकलाब लेके नहीं आया था। सही। जिसको इमरान खान कहते हैं, इमरान खान कोई इनकलाबी नहीं था जी जी, कि वो इनकलाब लाएगा और चेंजेस आएगा, नहीं, वो कोई वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता था। वो जब भी बात करता था इस्लाम की बात करता था। तो इस्लाम में तो फिर इस्लामी सिस्टम ही आता है ना, वहाँ तो इनकलाब के नाम की चीज़ नहीं। इस्लामी इनकलाब में भी वहाँ भी आमरीत होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं मस्जिद शोरा जो थी वो क्या होती है, जो इस्लाम में चलती आई। लिहाजा ये कहना कि इस मुल्क में जमहूरियत आई, एम को जन्नत में रहते हैं जो लोग कहते हैं, जमहूरियत कभी नहीं आई, ना आएगी। कि जमहूरियत तब आएगी जब आवाम की ताकत के साथ तब्दीली आएगी। फॉर एग्जांपल अभी ये इलेक्शन जो करवाते हैं जी जी, जो कि मुमकिन नहीं है, उस इलेक्शन में एक बात बहुत क्लियर है कि वोट जो है वो पड़ेंगे ऐसी पार्टी को जो इस वक्त एंटी गवर्नमेंट है, और वो जो लोग प्रो गवर्नमेंट है जो यहाँ इक़्तिदार में रह चुके हुए हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट नहीं मिल रही, इसलिए इलेक्शन में नहीं करवा रही। अगर इलेक्शन हो जाते हैं जी जी, तो इमरान खान ने जो किया था एक वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके गया था। फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में 10 लाख का कार्ड था, हेल्थ कार्ड था जी जी, अब आपकी जेब से छीन लिया। आपके पास यहाँ थे आपको हेल्थ कार्ड के बाद आप देखें आपके चीफ माफ़ी मांग रही हैं तो क्या क्या बातें मैं भूल गया हूँ मैं। हेल्थ कार्ड की बात, हेल्थ कार्ड था। उसके बाद आपको किसान किस्तों पे मकान किस्त बनाने के लिए किस्तें मिल रही थी। इसके अलावा आपको घर में बैठे हुए पैसे मिलते थे, अपना जो बेवा लोगों ख़वातीन थी, गरीब लोग थे। इस तरह को 30 किस्म के प्रोग्राम उसने किए थे। रोटी नाश्ता आपका खाना मिलता था, दस्तरखान था आपका, सारे ख़त्म कर दिए गए। क्यों ख़त्म कर दिए? इसलिए ख़त्म कर दिए गए कि ये लोग आवाम को उनके माशी मसाइल में फंसा के रखते हैं। वो निकाल रहा था, वो शऊर दे रहा था, ये शऊर छीनने वाले लोग हैं। पहले ये होता था कि देहातों में इसलिए स्कूल नहीं खुलते थे, जगीरदार ये समझता था कि लोग एजुकेट हो गए तो फिर मेरे अंडर नहीं रहेंगे। इस तरह के ये मौजूदा हुक्मरान जो पहले 16 महीने कर गया हुकूमत, उसका ये तसलसल है जो अभी चल रहा है, वही है। नवाज शरीफ एंड कंपनी चल रही है, तो उसका तसलसल है। वो ये लोग कभी लोग को एजुकेट नहीं होने देते, क्योंकि इनका मकसद भी यही है कि अवाम अनपढ़ हैं, जहल हैं। लेकिन अब 1977 नहीं है, 78 नहीं है, 2023 है। लेकिन सीन तो तकरीबन वैसे ही चल रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला जो आप समझते हैं कि क्या वही मंजरनामा नहीं आपको नज़र आ रहा है? ये नो, भुट्टो वाज कैपिटल, जगीरदार था वो, ठीक है। भुट्टो जो था एक जगीरदार घराने से तल्लुक़ रखता था। सही। भुट्टो ने इसको लफ्ज़ को सोशल के इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भुट्टो का भी कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो चला रही थी, उन्होंने ये कहा कि भुट्टो फारूक हो गए, ताशकंद महाजन फारूक हो के आया 67 में, तो इसको कैश करवाया जाए। सही। कम्युनिस्ट पार्टी ने भुट्टो को अपने साथ मिलाया था, लेकिन भुट्टो वाज वेरी शार्प, उसने उनको कैश करवा दिया। भुट्टो को सोशलिज्म कम्युनिज्म देख के तो नहीं आ रहा था ना, उसने नारा जरूर लगाया था, इस्लाम हमारी सोशलिज्म हमारी मशीयत है, इस्लाम हमारा मज़हब है। वो कुछ नहीं लेके आ रहा था। सही से। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो आपने जो बात की तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक माशरे का एक अलमिया बनता जा रहा है। तो आपने बात की थी कि जैसे कनाडा में हमें जो है पाकिस्तानी जो लोग वहाँ पर मेहनत करते हैं, हमें प्रॉपर मुआवजा मिलता है, टाइम पे हर चीज़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पे पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें कब होंगी? यहाँ पे तो लोगों को जो है एक पहली बात है रोज़गार नहीं मिलता। अगर रोज़गार मिल जाए तो उनको प्रॉपर तनख्वाही नहीं मिलती, टाइम पे उनको चीज़ें नहीं मिलती, उनका टैलेंट, उनकी बातें, उनकी मेहनत, तकरीबन सब कुछ आपके सामने है, नहीं मिलती। ये सब हम इस मराहिल से कैसे निकल पाएंगे हम? ये स्टेप बाई स्टेप सबसे बड़ी बात तो एजुकेशन। क्या पाकिस्तान में ऐसी एजुकेशन दी जाती है जिससे कुछ माशरे का जो बिगाड़ समझ सकें? मसलन प्राइमरी स्कूल से अगर ट्रैफिक के कवानीन पढ़ाए जाए तो लोग ट्रैफिक करना सीखेंगे। अगर प्राइमरी स्कूल में ईमानदारी के साथ कारोबार करने के तरीके बताए जाए तो लोग कारोबार ईमानदारी से करेंगे।
लोगों को सिस्टम से पढ़ाए जाए। जैसे सोशलिज्म है, कोई मज़हब नहीं है, एक सिस्टम है। कम्युनिज्म एक सिस्टम है, अगर उसको पढ़ाया जाए। अगर आपको कोई तरीक चलानी है तो आपको इनकलाब फ्रांस पढ़ाना पड़ेगा। और इनकलाब फ्रांस में क्या था कि इतना बड़ा जबर था वहाँ पे, एक खातून ने एक पुलिस वाले के मुंह पे थप्पड़ मारा था और लोगों ने कहा ये पुलिस, क्योंकि वो पुलिस स्टेट थी, एक औरत ने स्टेट तोड़ी थी और लोगों का बिल्कुल दलेर हो गए थे। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग चाहिए और उसके लिए एजुकेशन चाहिए। ये जो हमें पढ़ाया जाता है ना, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ। जी जी। पाकिस्तान जब बना था ना, इसका नाम था जमहूरिया पाकिस्तान। जी बिल्कुल, इस्लामी 50। फिर आप गलत कह रहे हैं, मेरी बात सुने आप। जी जी। 51 में इस्लामी जमहूरिया कर दिया गया। और किसने किया? आज तक कोई तारीख में इसमें नाम नहीं मिलता। इसका नाम था डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान। अब क्या है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। नो, सही। असल नाम ये था। ये जमात इस्लामी जो पाकिस्तान की दुश्मन थी, जब उसने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए पाकिस्तान बन गया है, तो उन्होंने ये ब्रीक सर लफ्ज़ डाला था। तारीख में मुझे उठा के दिखा दें, कहीं नहीं मिलता कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। 59 में तो कायदे ने तकरीर की थी, जी जी, वो जमहूरिया पाकिस्तान भी तकरीर की थी। लिहाजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बद गए, क्योंकि ये नाम तो डाल दिया गया और तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं है। पढ़ लीजिए आप। सही सही। चलें जी, ये इस पर भी आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। अच्छा, ये बताइएगा, इलेक्शन तो बहरहाल होने हैं, ठीक है, आप क्या समझते हैं कि आफ्टर इलेक्शन हमारी इकॉनमी किस तरफ जा रही है? और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो भी आपके सामने है, और अभी माजी में कुछ मंथ पहले जो थी सूरत हाल वो भी आपके सामने है। क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं आप इलेक्शन के बाद पाकिस्तानी मईशत को? इलेक्शन मशकूक है, इलेक्शन परफेक्ट ये नहीं है कि बिल्कुल इलेक्शन में। अब तो जबकि चीफ जस्टिस ने भी कह दिया और इलेक्शन कमीशन भी कह दिया और हमारे केयर टेकर जो पीएम है वो भी कह चुके हैं। क्या बात करते हैं भाई? हाँ। चीफ जस्टिस का हुक्म लाहौर का एसी नहीं मानता। अच्छा। लोग चीफ जस्टिस का हुक्म एसएचओ नहीं मान रहा। आपके सामने है सब कुछ। जो जितने जजेस हैं वो ऑर्डर तो कर सकते हैं, फोर्स तो उनके पास नहीं है। फोर्स तो ये है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, जो डीसी है, एसी है, आईजी है, वो तो नहीं मान रहे। तो आपके कैसे चीफ जस्टिस? और चीफ जस्टिस वही चीफ जस्टिस है जो हर बात में खत लिखा करते हैं। उनको खत लिखो तो खफा हो जाते हैं। बात छोड़ रहे। होने क्या जा रहा है, आप क्या समझते, किसकी अभी 2 दिन के बाद हमारी मुल्क के हुक्मरान जो हुकूमत चलाते हैं वो अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका से जो राय लेके आएंगे, अगर तो अमेरिका ने फाइनेंस कर दिया सही, तो फिर तो इलेक्शन नहीं हो रही, फिर यही चलेगा। अच्छा। और अगर उन्होंने फाइनेंस ना किया, फाइनेंस के कई तरीके, तेल मुफ्त दे दें, तेल मुफ्त सस्ता दे दें। तो अगर IMF के पास हमने जाना है तो उनकी कंडीशन तो इलेक्शन है। और अगर इलेक्शन करवाना है तो एक बात क्लियर कट है, 10-20 हज़ार वोटों का तो ये रकड़ी कर लेंगे, लाखों के वोटों की रकड़ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब। नाज़रीन, आपने मुसद्दिक हुसैन असद साहब की गुफ्तगू सुनी, तो जिन्होंने गुफ्तगू की सियासत के हवाले से कुछ हक़ाइक़ हमें बयान की, माजी के भी और मौजूदा सूरत हाल के भी। तो आगाही प्रोग्राम में आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।